The London Top Show is sponsored by Khata Book in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हम सब के जीवन में एक समय आता है जब पता चलता है कि नोट की, रुपए की छपाई भी एक प्रिंटिंग प्रेस में ही होती है। और इस बोध के साथ ही नत्थी होकर आता है एक प्रश्न कि इतनी गरीबी है हमारे देश में, नोट बांट बांट कर सबको अमीर क्यों नहीं कर देते? छापना ही तो है, ज्यादा छाप दो। ये सवाल अपनी जगह रहता है और वक्त बीतता जाता है। कुछ लोग प्रॉमिसरी नोट और पैसे का गुणा गणित समझ जाते हैं, तो कुछ बस इतना कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और बात आई गई हो जाती है। लेकिन कोविड महामारी ने लगातार दूसरी बार जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद जोर शोर से मांग की जा रही है कि सरकार नोट छापे। और इस बार ये मांग उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले लोगों की तरफ से आई। रघुराम राजन, उदय कोटक, अभिजीत बनर्जी और अब पी चिदम्बरम ने भी कहा कि सरकार को नोट छापने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? नोट छापने से पहले सरकार को किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन अड़चनों को पार करना होगा, आज बताएंगे दिन की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, ये लल्लन टॉप शो है और शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। भारत में महामारियों पर देर से ध्यान देने की परंपरा है। जब हाहाकार होता है, त्राहिमाम की आवाजें आती हैं, तब हम जागते हैं। ऐसी एक महामारी है डॉक्टरों से मारपीट। मरीज के साथ अनहोनी हो जाए तो डॉक्टर को धुन दो। जो वीडियो आपने देखा वो असम के होजाई इलाके का है। 1 जून को यहाँ उदाली नाम के कस्बे में कोविड केयर सेंटर पर इलाज करा रहे एक गंभीर मरीज ने दम तोड़ दिया और ये मालूम चलते ही मरीज के परिजन सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सोज कुमार सेनापति को बुरी तरह पीटा। होजाई पुलिस अधीक्षक वरुण पुरकायस्थ ने प्रेस को बताया कि खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिर इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम में सरकार ऊपर से नीचे तक हरकत में आ गई। 1 जून की रात 9 बजे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वीडियो को रिट्वीट करते हुए कहा, फ्रंटलाइन वर्कर्स पर इस तरह के बर्बर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और असम पुलिस में स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह को टैग करते हुए आदेश दिया, आरोपियों पर कार्रवाई करें। आज बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर जानकारी दी कि मामले में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वो इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। असम पुलिस के महानिदेशक ने अपने ट्वीट में वादा किया कि पुलिस एक मजबूत चार्जशीट लेकर न्यायालय में जाएगी ताकि सख्त से सख्त सजा हो। असम में आज डॉक्टर्स ने विरोध स्वरूप ओपीडी सेवाओं का बायकॉट भी किया। असम प्रशासन ने जिस तत्परता से इस मामले में कार्रवाई की, उसकी तारीफ होनी चाहिए। ट्विटर पर आए वीडियो को लेकर सरकारी कार्रवाई की पल पल की जानकारी ट्विटर पर है। एक तरह का क्लोजर है जनता के लिए। लेकिन डॉक्टर और असॉल्ट लिखकर गूगल करें तो न जाने कितने डॉक्टर सेनापति मिलते हैं जिनके वीडियो वायरल नहीं हो पाते। उनके साथ हुई मारपीट का सबूत यही होता है कि जिस अस्पताल में उन्हें इलाज करना था, वहीं वो अपना इलाज करवा रहे होते हैं और ये देश के हर हिस्से में नियमित रूप से होता है। आज ही समाचार एजेंसी ANI ने कर्नाटक के चिकमंगलूर से खबर दी कि दोपहर का खाना खाने जा रहे एक डॉक्टर को रास्ते में पीटा गया क्योंकि अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई थी। किसी के जाने से संतप्त परिवार का दुख समझ में आता है और ये भी कि इलाज को लेकर शिकायत हो सकती है। गलत या अधूरे इलाज से मौत के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन शिकायतों के लिए मंच है। आवेश में आकर कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, करना भी नहीं चाहिए और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। असम ने रास्ता दिखाया है, बाकी राज्यों को भी ऐसी ही सख्ती करनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र।
सबसे पहले आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,32,000 नए मामले सामने आए। 2,31,456 मरीज ठीक हुए और 3,207 लोगों की मौत हो गई। दूसरी सुर्खी का संबंध कोविड-19 को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को आदेश दिया कि वो दस्तावेज और फाइलें पेश की जाएं जिनसे मालूम चले कि सरकार की वैक्सीनेशन नीति के पीछे विचार क्या है। अदालत ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए आप जो सशुल्क टीके की नीति लाए हैं, पैसे देकर टीका लगवा लो, वो मनमानी और तर्कहीन है। इस पैसे देकर टीके, जिसके लिए हिंदी का शब्द सशुल्क, टीके को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठाया गया। सरकार के समर्थक कहते हैं कि जो लोग टीके की कीमत अदा कर सकते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन सभी लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब किसी अत्यावश्यक वस्तु या सेवा को लेकर ऐसी नीति बनाई जाती है तो पैसे वालों को अनुचित लाभ मिल जाता है। जहां बात जान की हो वहां ऐसी नीति नहीं बनाई जानी चाहिए, क्योंकि पैसे से ये तय नहीं किया जा सकता कि किसका जीवन बचाया जाए और किसका नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ एक तल्ख टिप्पणी ही नहीं की। अदालत ने केंद्र से टीकों की खरीद की पूरी परचेज हिस्ट्री भी मांगी। केंद्र को अब बताना होगा कि कौन सा टीका लिया गया, कब लिया गया, कितना लिया गया और कीमत क्या अदा की गई। अदालत ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से भी 2 हफ्तों के भीतर एक हलफनामा मांगा है, जिसमें इन्हें बताना होगा कि मुफ्त टीकाकरण को लेकर उनकी क्या नीति है। 9 मई को अपने हलफनामे में केंद्र ने अदालत को बताया था कि सभी राज्य अपने यहाँ मुफ्त टीकाकरण करेंगे। तो अब कोर्ट चाहता है कि राज्य बताएं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। वैसे राज्य भी अपनी तरफ से केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। केरल विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके मांग की कि केंद्र सभी राज्यों को मुफ्त टीका दे। दर्शक जानते हैं, इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के लिए टीकों की अलग अलग कीमतों और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है और केंद्र को सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से ही डांट नहीं पड़ रही। आज ही के दिन केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से भी डांट खाई। भारत में टीकों के निर्माण की स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराज होकर कहा कि अगर किसी के लापरवाह रवैये के चलते भारत अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा तो उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। दर्शक जानते ही हैं, टीकों का मक्का कहलाने वाले भारत में आज भी सिर्फ 2 कंपनियां बड़े पैमाने पर टीके की सप्लाई कर रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिनकी स्थापना ही टीके बनाने के लिए हुई थी, वो टीके नहीं बना रही, जबकि एक टीके का तो पेटेंट भी भारत सरकार शेयर करती है। इसी तरह अब तक प्राइवेट सेक्टर की पूरी क्षमता का भी दोहन नहीं हो पाया। तीसरी सुर्खी, मोदी सरकार कोई नियुक्ति करे और चर्चा का केंद्र न बने, ऐसा कम ही होता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण मिश्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस मिश्र सितंबर 2020 में ही सेवानिवृत्त हुए। जैसे ये बात बाहर आई, विपक्षियों ने खुदाई करके फरवरी 2020 का वो बयान निकाला जब जस्टिस मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रहते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक ख्याति प्राप्त विजनरी हैं जो ग्लोबल सोचते हैं और लोकल लेवल पर काम करते हैं। तब भी इस बयान की आलोचना हुई थी। ध्यान इस बात का दिलाया गया कि 27 बरस में पहली बार हो रहा है कि NHRC में पूर्व CJI से इतर किसी जज को अध्यक्ष बनाया गया हो। वैसे यहाँ इस बात का उल्लेख कर दें कि 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में बदलाव किए गए थे, जिसके बाद ये ज़रूरी नहीं रह गया था कि कोई पूर्व चीफ जस्टिस ही NHRC जाए। तो नियम के हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। जस्टिस मिश्र की नियुक्ति हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने जस्टिस मिश्र की नियुक्ति से पहले मांग की थी कि SC/ST समाज से किसी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर खड़गे ने मीटिंग में मिश्र की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति रिकॉर्ड में दर्ज कराई। जस्टिस मिश्र ने आज NHRC में चार्ज भी ले लिया। अब वो 5 साल या 70 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी इसमें पहले हो, अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में अब विस्तार से बात उस सुझाव पर कि सरकार खूब सारा पैसा क्यों नहीं छाप लेती। ये सुझाव इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। 2 दिन पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही के आंकड़े जारी किए। जनवरी से मार्च के बीच अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.6% रही, लेकिन पूरे बरस की बात करें तो विकास दर माइनस में 7.3% रही। देश की आर्थिक स्थिति पिछले 40 साल में सबसे खराब है। हम जानते हैं कि इस खराब हालत की वजह क्या है।
कोरोना और लॉकडाउन। इसके चलते बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था पर सरकार कहती रही कि वी शेप रिकवरी हो रही है, यानी अर्थव्यवस्था का ग्राफ नीचे जाकर फिर तेजी से ऊपर आ रहा है। पिछले साल की 2 तिमाहियों में उम्मीद दिखी, लेकिन कोरोना को हरा देने के दावों के बीच जिस तरह महामारी ने फिर से धप्पा किया तो रिकवरी का जिक्र ही गायब हो गया। तमाम चेतावनियों के बावजूद सरकार के पास न अस्पताल थे, न ऑक्सीजन, न दवाएं। लोग मरते रहे। आग लगने पर कुआं खोदते हुए सरकार को एक ही रास्ता नजर आया, लॉकडाउन लगा दो। पिछले पूरे साल की मुश्किलों के बाद बेहतरी की जो उम्मीद जगी थी, उस पर फिर ताला लग गया। पहली लहर के वक्त लोगों का काम धंधा बंद हुआ था तो उनके हाथ में 4 पैसे थे। इस साल वो भी नहीं है। ये रॉकेट साइंस नहीं कि बाजार बंद होने से गरीबी बढ़ती है, घर चलाना मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को सीधी आर्थिक मदद दी और यही अपेक्षा हमारे देश की सरकार से भी थी, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। पिछले साल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने सरकार को सुझाव दिया था कि गरीब तबके के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाने चाहिए और इसके लिए सरकार को नए नोट छापने चाहिए। अब नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने प्रिंट मोर मनी वाली डिबेट फिर शुरू कर दी। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक जैसे कुछ बड़े नाम भी पैसा छापने वाले सुझाव का समर्थन करने लगे। तो पैसा छापकर लोगों में बांटना चाहिए या नहीं, उस डिबेट पर आएंगे, लेकिन पहले अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसकी जरूरत समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए एक फैक्ट्री में नहाने के 1000 साबुन महीने में बनते हैं और इस काम में 10 लोगों को रोजगार मिलता है। फैक्ट्री से साबुन किसी शहर में बिकने के लिए जाता है। कोरोना से पहले पूरे साबुन बिक जाते थे, लेकिन कुछ लोगों की नौकरी चली गई तो उन्होंने साबुन का इस्तेमाल घटा दिया, यानी साबुन की खपत कम हो गई। साबुन की खपत कम हुई तो प्रोडक्शन भी घटाना पड़ेगा। प्रोडक्शन घटेगा तो फैक्ट्री में लोगों की ज़रूरत कम होगी, यानी 10 में से कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा या उनकी सैलरी घटाई जाएगी। ये अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि फैक्ट्री में जितना सामान बन रहा है उसको खरीदने वाले मिले, यानी संसाधनों की, खासतौर पर जो उत्पाद हैं उनकी खपत बनी रहे। पर दिक्कत यह है कि खरीदने वालों के पास पैसा नहीं है और इसी मुश्किल की काट के लिए कहा जाता है कि लोगों को पैसा दिया जाए। और पैसा कौन दे? सरकार। हर देश की अर्थव्यवस्था डिमांड और सप्लाई के नियम पर चलती है। अगर डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ जाए तो अर्थव्यवस्था में या तो गिरावट आएगी या बेतहाशा महंगाई बढ़ जाएगी। अभी देश की अर्थव्यवस्था में ज़रूरत है डिमांड बढ़ाने की। डिमांड बढ़ेगी लोगों के पास पैसा होने से, तो घूम फिर कर बात फिर पैसे पर आ गई। तो अब वो सवाल कि क्या सरकार को पैसा छाप कर लोगों को देना चाहिए? खूब सारा पैसा छाप कर लोगों में बांटने वाली इकोनॉमिक्स इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि बात यहाँ कंट्रोल पी से कहीं आगे तक जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक देश में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और हर आदमी की सालाना आमदनी 10 रुपए है, यानी 5 लोगों के पास कुल 50 रुपए हैं। इस देश में साल के सिर्फ 5 किलो चावल होते हैं जो 10 रुपए किलो के भाव से मिलते हैं। अब मान लीजिए इस देश में ज़्यादा पैसे छप जाते हैं तो लोगों की आमदनी 10 रुपए के बजाय 20 रुपए हो गई। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो वो ज़्यादा चावल खरीदना चाहते हैं, लेकिन चावल तो पहले जितना ही है, बस उसकी डिमांड बढ़ गई, इसलिए उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। ज़्यादा पैसा छापने का सबसे बड़ा खतरा यही है, इन्फ्लेशन बढ़ना। कई देशों के उदाहरण हैं जहां ज़्यादा पैसा छाप लिया तो महंगाई हज़ारों गुना बढ़ गई। हालिया उदाहरण जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का है। वहां अर्थव्यवस्था को खराब हालत से निकालने के लिए सरकार ने मुद्रा छपवाई, पैसा बढ़ गया, मांग भी बढ़ गई और चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी। जिम्बाब्वे ने 2008 में महंगाई की वृद्धि दर करोड़ों में देखी है। हालत ये हो गई कि छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए भी बोरा भरकर पैसा लाना पड़ता था। इस देश में एक अंडे की कीमत वहाँ की मुद्रा में 30 अरब से ज़्यादा हो गई। ऐसा ही हाल हमने कुछ बरस पहले वेनेजुएला में भी देखा। इस स्तर तक महंगाई बढ़ने को अर्थशास्त्र की शब्दावली में हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर एक बार हाइपर इन्फ्लेशन में पहुंच जाए तो फिर वहां से निकलना मुश्किल होता है। तो अर्थव्यवस्थाओं में पैसा छापने का संतुलन किस तरह से रखा जाता है, ये समझने के लिए हमने बात की अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के फाइनेंस विभाग में लेक्चरर पृथु वत्स से। जब इकोनॉमी में नोट छापने के कारण सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, यानी मॉनेटरी सप्लाई के थ्रू आपकी इन सर्कुलेशन अमाउंट ऑफ मनी, जितनी मुद्रा है, अगर इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए कंट्रीज
अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी छाप के अमीर हो जाएं, ऐसे नहीं होता है। हम बचपन में जब छोटे थे तब यही सोचते थे कि पैसे पैसे छापने की मशीन तो इंडिया में लगी है, तो क्यों ना हम जितने मर्जी चाहे पैसे छाप लें और अमीर हो जाएं। बाद में जाके समझ में आया कि भाई अनलिमिटेड पैसे नहीं छाप सकते, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, जैसे कि सिचुएशन है जिम्बाब्वे की, वेनेजुएला की, कि उनकी एक करेंसी यानी यहाँ का $1 अमेरिका का उनकी 1 मिलियन करेंसी के बराबर है। सो दैट दोज आर एक्सट्रीम एग्जांपल्स। बट इंडिया के केस में ऐसा है कि इट्स अ वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि इंडिया छापे कि नहीं। बट दिक्कतें यही होंगी, इंडिया को देखना पड़ेगा दो चीजें। एक तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा नोट छाप के लोगों को हाथ में देने के लिए। ये इतना आसान नहीं है कि अमेरिका में नोट छाप के अमेरिकन हाउस होल्ड्स को दे दिए गए। इंडिया और अमेरिका दो बहुत ही विभिन्न कंट्रीज हैं। इंडिया अगर नोट छाप के दे दे अपने सिटीजन्स को, तो इंडिया को जो असर पड़ेंगे वो अमेरिका जैसे नहीं होंगे। इंडिया का कंपैरिजन फिलीपींस या इंडोनेशिया से होना चाहिए, जिन्होंने 2020 में ये काम किया। तो उनकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा वो देखना चाहिए बनिस्बत इस पे कि अमेरिका और दूसरी कंट्रीज ने क्या किया। असर इन्फ्लेशन पे पड़ सकता है और दूसरा असर पड़ सकता है आपके सीधा सीधा डॉलर की वैल्यू रुपी के मुकाबले जबरदस्त रूप से अप्रिशिएट कर सकती है। तो यानी आपका रुपी कमजोर हो जाएगा। रुपी कमजोर हो जाएगा तो बहुत सारे लोग बाहर के लोग जो भारत के बाजारों में पैसा लगा रहे हैं वो निकाल लेंगे। अगर बाजार फ्री फॉल से गिर गए, जो कि पिछले साल से बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक पॉलिटिकली शायद ठीक नहीं होगा। या पॉलिटिकली तो खैर बात की बात है, बहुत सारे लोगों की सेविंग्स चली जाएंगी, तो वैसे ही ठीक नहीं होगा। तो ये दिक्कतें हैं। सार यह है कि किसी देश की सरकार अपनी मर्जी से खूब सारा पैसा नहीं छाप सकती। हालांकि ऐसा भी नहीं कि कोई देश मुद्रा छापकर अमीर नहीं हो सकता। मुद्रा छापना कई बार देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी और फायदेमंद होता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि देश में 100 कारें बन रही हैं, लेकिन लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं है, बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा। अगर लोग कार नहीं खरीदेंगे तो कार बनाने का उद्योग ठप हो जाएगा, रोजगार कम होगा। ऐसी स्थिति में सरकार पैसा छापकर बाजार में पहुंचाती है ताकि कार की फैक्ट्री चलती रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे और पैसा छापने का ये सिंपल सा अर्थशास्त्र भी चलता रहे। लेकिन भारत का अर्थशास्त्र क्या है? भारत में आरबीआई पैसा छापता है। आपने देखा होगा हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। ये वचन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से दिया जाता है। तो इसके बदले आरबीआई कुछ एसेट रखता है, जैसे सोना या विदेशी मुद्रा या सरकारी बॉन्ड। अमूमन सरकार अपने फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से आरबीआई से पैसा लेती है, लेकिन ज़्यादा पैसा छपवाना हो तो उसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इसमें सरकार बॉन्ड गारंटी देकर आरबीआई से मुद्रा छपवा सकती है। अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और रघुराम राजन इसी तरह की सलाह सरकार को दे रहे हैं। अभिजीत बनर्जी का बीते रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपा। इसमें उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार को ज़्यादा मुद्रा छापना चाहिए। उनका जवाब था कि हाँ, मैं इसके पक्ष में हूँ। इस हामी के बाद अभिजीत बनर्जी बोले कि कोरोना की पहली लहर में भी मैं इसके पक्ष में था। मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। गरीबों को सहारा देने के लिए और लोन डिफॉल्ट से निपटने के लिए संसाधन चाहिए। हमें पर्याप्त वैक्सीन खरीदने के लिए भी संसाधन चाहिए। ये सुझाव पहले भी कई अर्थशास्त्री दे चुके हैं। तो अगर पैसा छापने से ही हमारी अर्थव्यवस्था की सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं, तो सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही? कुछ अर्थशास्त्रियों से हमने ये समझने की कोशिश की। जो अभिजीत बनर्जी ने कहा है, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रियों के समूह से आते हैं जो मानते हैं कि सरकार को अधिकांश पैसा सोशल वेलफेयर पर खर्च करना चाहिए। लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, उनके खर्च बढ़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जो एक स्थापित आर्थिक सिद्धांत है जिसको पूरी दुनिया में आजमाया गया है। इसके ठीक विपरीत आज वित्त मंत्री का एक बड़ा इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने पलटकर एक सवाल पूछा है कि कितना स्टिमुलस और चाहिए 20 लाख करोड़ वो याद दिलाना चाहते हैं कि हमने पिछले साल दिया था और बजट इतना बड़ा आया है, उस बजट को लोगों तक पहुंचने दीजिए। अभी तो बजट आए हुए 2 महीने हुए हैं, पहले तिमाही बीतने दीजिए और स्टिमुलस की जरूरत नहीं होगी, ऐसा उनका संकेत है। और एक हिस्सा वो कल घोषित कर चुके हैं जिसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे कि जो उन्होंने जिस स्कीम की घोषणा कल वित्त मंत्रालय ने की थी, जो कि इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम थी। अब यहाँ दुविधा ये है
कि जिससे जहां जो हमें समझना जरूरी है कि सरकार की दुविधा सिर्फ यही नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटा बहुत बड़ा है, जीडीपी का 90% है, और हम लैटिन अमेरिका वाली परिस्थिति की तरफ देख रहे हैं जहां सरकारों का घाटा बहुत बड़ा था। उन्होंने खर्च तो खूब किया लेकिन वो घाटा नहीं संभाल पाई और कर्ज के जाल में फंसती चली गई। डोमेस्टिक डेट के जो समस्या हमने लैटिन अमेरिका के देशों में देखी थी। और उसके बाद भी एक दूसरी बड़ी समस्या है जो बात अभिजीत बनर्जी या बाकी अर्थशास्त्री भी समझ रहे हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि सरकारें अगर कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। भारत में एक्सपेंडिचर की पाइपलाइन, सरकार के एक्सपेंडिचर की पाइपलाइन और बैंडविड्थ बहुत कम है। ये समझना जरूरी है कि जो सरकार सामान्य दिनों में अपने बजट का पूरा आवंटन खर्च नहीं कर पाती, अगर आप सरकार के बजटों को सीधे से देखते चले जाइए, आप मंदी 2017-18 से शुरू, उससे पहले के बजट देखते चले जाइए, सरकारें अपने विभागों को जितना पैसा देती हैं उतना पैसा भी वो खर्च नहीं कर पाते। तो एक मुश्त बड़ा पैसा आ जाने से भी सरकारों के हाथ में वो खर्च कैसे करेंगी, क्योंकि उनके पास खर्च का कोई स्ट्रक्चर, कोई ट्रांसपेरेंट ढांचा नहीं है। अंततः वो बर्बाद होता है, भ्रष्टाचार में जाता है, बाकी जगह जाता है। हमने अभी कोविड के दौर में देखा कि पिछले एक साल में सरकारों को, केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को कोविड पर खूब पैसा मिला। वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आया, केंद्र सरकार ने भी स्पेशल एलोकेशन किया, पर ना तो ऑक्सीजन प्लांट लगे, ना अस्पतालों में बेड बढ़े, ना दवाओं की आपूर्ति बढ़ी, ना डॉक्टरों की भर्ती हुई, ना एम्बुलेंस बढ़ी। तो पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां खड़ा था वहीं खड़ा था। तो ये हमें बताता है कि महामारी के दौरान जब राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों के पास पैसा था, कर्ज था, सब कुछ उपलब्ध था, तब भी वो खर्च नहीं कर सकी। तो मैं हमेशा इस बात को इस सुझाव को सिर्फ महंगाई के संदर्भ में ही नहीं देखता हूं, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि आप अगर मनी सप्लाई बढ़ाएंगे बाजार में तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई वैसे ही 11-12% पर है। हमें इसका दूसरा पहलू भी सिद्धांत समझना जरूरी है कि क्या सरकार के पास कैपेसिटी है खर्च करने की, बैंडविड्थ है सरकार के पास खर्च करने की। जी, जहां तक देखा जाए करेंसी को प्रिंट करना एक सोल्यूशन नहीं होगा। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 के द्वारा कोशिश की गई थी कि जो कृषि के लोग हैं, फार्मर्स हैं हमारे, उनको, एमएसएमईज को, और जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सभी तक पैसा पहुंचाया जाए, चाहे वो क्रेडिट के द्वारा पहुंचाया जाए या शुरुआत में जैसे पैसा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया गया या राशन फ्री में दिया गया जब नेशनल लॉकडाउन था। कोशिश ये भी की गई कि बजट में प्रावधान किया जाए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और पैसा लगाने के लिए। जहां तक आत्मनिर्भर अभियान के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया वो 13% जीडीपी का था। और उसी के तहत जो सरकार को फिस्कल डेफिसिट हुआ वो 9.3% के आसपास हुआ, क्योंकि ये फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का दर है, वो भी अभी सीमित है 5.5% पे मार्च के महीने में और 4.23% पर अप्रैल के महीने में। उन दोनों को देखते हुए करेंसी को प्रिंट करना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। ये देखा जाना चाहिए कि जब भी करेंसी प्रिंट की जाती है तो सबसे ज्यादा भार उसका पड़ता है एक पुअर व्यक्ति के ऊपर, एक गरीब तबके के व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा पैसा मार्केट में पहुंच जाता है और वो पैसा थोड़े से सामान को चेज करने लगता है, उसके पीछे पड़ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई दर और बढ़ता जाता है। और जो लोग अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं, जिनके पास आय नहीं है या जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा कि जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे खाना है, कपड़ा है, वो उन्हें अफोर्ड कर सके। अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन अब ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, खाने के पदार्थों में भी देखा जा रहा है और बाकी रॉ मटेरियल्स में भी एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा, जिसकी वजह से सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट भी मेंटेन करना जरूरी है, ताकि जो है भारत की जो एक आकलन है पूरा अर्थव्यवस्था में, वो भी सुदृढ़ रह सके और कोविड के दौरान ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके और महंगाई के दर को भी कंट्रोल किया जा सके।
और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, पैसा ज़्यादा छापने के साथ महंगाई बढ़ने का डर होता है। ये सवाल अभिजीत बनर्जी से भी पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि अभी हम ठीक से समझ नहीं रहे कि महंगाई का इतना प्रेशर क्यों है। महंगाई आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन में सप्लाई की कमी है। शायद हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अर्थव्यवस्था में मोबिलिटी हो, पैसा पर्याप्त हो। यानी कुल मिलाकर बनर्जी कह रहे हैं कि सप्लाई की कमी से महंगाई है और इसकी वजह है लॉकडाउन। लॉकडाउन हटने पर सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन डिमांड कैसे बढ़ेगी, ये पूछा हमने कुछ और एक्सपर्ट से। मेरे सुझाव ऐसे हैं, और मैं तो खैर बाकी विद्वान लोग, मेरे से बहुत ज्यादा लोग, उन्होंने भी यही सुझाव दिया, जैसे डॉक्टर बनर्जी फ्रॉम MIT, नोबेल प्राइज विनर, कि भाई छापिए पैसा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पैसा छाप के लोगों के हाथ में देना सुनने में आसान है, सुनने में अच्छा है, लेकिन काफी इन्वॉल्व प्रोसेस है। मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनली पूछें तो पैसा छाप के आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कीजिए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में। ठीक है, अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी तो 1 साल में नहीं, 3 साल में जाके वैसे ही इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी, मेरे ख्याल से ठीक है कोविड हो गया, लेकिन इतनी त्राही नहीं मची हुई कि हर एक आदमी के अकाउंट में 20-20 हजार रुपए आपको भेजने चाहिए। मोस्ट प्रेसिंग नीड मेरे हिसाब से ये है कि पैसा छापिए, एक पैकेज अनाउंस कीजिए जो कि ओवर द रेस्ट ऑफ 2021 डिफरेंट स्टेजेस में, जी हाँ, लोगों के हाउस होल्ड में पैसा मिलेगा, ऊपर से बैंक्स को भी पैसा मिलेगा जो कि फर्दर इसको लोन आउट कर सकते हैं नीडी कंपनीज को। लेकिन ये जो 2 चीजें मैंने बोली, लोगों को पैसा मिलेगा और बैंक्स को पैसा मिलेगा, ये नंबर 2 और 3 हैं। मेरे हिसाब से अगर पैसा छापना है, और पैसा छाप के करना क्या है कि आपने रिस्क तो ले लिया कि अब इकोनॉमी मेरी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, पैसा तो आपने छाप लिया, पैसा है आपके हाथ में, उसका आप करेंगे क्या? तो मेरे हिसाब से उस कैपिटल का सबसे अच्छा उपयोग ये होगा कि अपना एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए। तो अगर आप 100 रुपए छाप देंगे तो 100 रुपए को किस परसेंटेज में बांटना है, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आपके एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की होनी चाहिए। तो नोट छापने वाले अर्थशास्त्र का हर पहलू हमने आपके सामने रखा। सरकार के पास भी बेहतरीन अर्थशास्त्रियों की टीम है और सरकार को यह भी दिख रहा होगा कि देश की आर्थिक हालत कैसी है। लोगों को पैसे की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है। अब ये सरकार को तय करना है कि वो कैसे लोगों तक पहुंचती है। आज के शो में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। शुभ रात्रि।